हेलो, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये साइंस का टॉपिक है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं पदार्थ। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, उसको मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत दिन हो गया, बहुत दिन के बाद एक वीडियो लाया हूँ, क्योंकि स्थिति कुछ ठीक नहीं था। फिर भी आप लोग से जो लगाव हो गया है, सोचा कि एक और वीडियो बना दो। साइंस का टॉपिक है, क्योंकि साइंस का मांग हो रहा था, तो इसलिए साइंस के विषय पर मैंने बनाया है। तो सबसे पहले ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, हम पदार्थ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वैसे कण जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और कुछ आयतन घेरता हो, ये तो परिभाषा रूप से हो गया, तो इसे हम पदार्थ कहते हैं। और मुख्य रूप से क्या है, तो हमारे आसपास जितने भी वस्तु है वो क्या है? पदार्थ है। जिसे हमारे आसपास जो भी दिखते हैं, टेबल, कुर्सी, दूध, दही, जो कुछ भी है, ये सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है ना? पदार्थ उसे कहते हैं। मुख से परिभाषित किया जाए तो जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और आयतन घनता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार के विभाजित किया गया है, एक भौतिक गुण के आधार पे और एक रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है? पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तो हम एक एक करके समझते हैं। भौतिक गुण, अभी आप लोग जानते हैं पदार्थ के तीन प्रकार। ठीक है? जिसे हम कहते हैं ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आजकल वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया है, आप लोग सीनियर क्लास के हो गए हैं, और ये हमको लगता है हर एग्जाम में भी अब आने लगा है। पदार्थ के अब 5 अवस्था पढ़ी जा रही है, जिसमें चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन, बोन्स कंडेंसेशन। ठीक है ना? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ये तो मुख्य रूप से तीन है। और ये पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था और ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था की खोज वैज्ञानिकों ने किया था, ये लैब में तैयार किया गया है। मतलब इससे कोई ठंडा पदार्थ नहीं हो सकता। ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है और ये पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था है। हम लोग जब ताप के बारे में पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे। पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ जो है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के बारे में जानते हैं। ठोस अवस्था किसे कहते हैं? तो जिस भी पदार्थ का मॉलिक्यूल जो है थोड़ा पास पास हो, यानी उसका घनत्व ज्यादा हो, उसे कहते हैं ठोस अवस्था। द्रव अवस्था, जिसका मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर हो, ये क्या हो गया? द्रव अवस्था। और गैस अवस्था क्या होता है? जिसमें पदार्थ का मॉलिक्यूल थोड़ा ज्यादा दूर हो। तो ये हो गया ठोस अवस्था, ये हो गया गैस अवस्था, और ये हो गया द्रव अवस्था, और ये हो गया गैस अवस्था। पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं मुख्य रूप से है। अब चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा अवस्था, ये सबसे गर्म है, जो गैस के बाद बनता है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पदार्थ का गुण क्या होता है। तो पदार्थ का गुण होता है, पदार्थ गतिशील रहता है। जैसे पदार्थ गतिशील कैसे रहता है? तो आप जानते हैं कि जब आप कोई भी चीज जैसे सेंट वगैरह मारते हैं, परफ्यूम मारते हैं, एक जगह मारेंगे तो दूसरी जगह उसका सेंट आ जाएगा। यानी एक बात तो निश्चित है कि जो भी चीज स्प्रे किया गया वो कैमरे में फैल रहा है। यानी पदार्थ क्या है? इससे मालूम चल गया कि गतिशील है। ठीक है? ऐसी बहुत सारे उदाहरण है। अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका धुआं चारों तरफ घूम जाता है, तो पदार्थ गतिशील है। उनके बीच में दूरी होती है, उनके बीच में दूरी होती है, दो पदार्थों के बीच में दूरी होती है। अभी कैसे समझे? जैसे ये पानी हो गया, वाटर। ठीक है? वाटर हो गया। अगर मान लेते हैं वाटर में थोड़ा सा हम आप लोग जैसे कपड़ा कलर करने के लिए नील होता है,
इसमें डाल देते हैं तो इसमें पानी तो इतना ही रहता है, फैलता तो नहीं है। इसके अंदर जगह रहता है तभी तो वो नील आ करके चारों तरफ अपना जगह पकड़ लेते, इसलिए इसका कलर कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। या आप जैसे दूध लेते हैं, दूध में चीनी डालते हैं और साथ में क्या डालते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं, तो ऑटोमेटिक इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी इसके अंदर जगह, यानी पदार्थ के बीच के में जगह है तभी तो वो चाय पत्ती उसका जगह ले रहा है। इससे हमको मालूम चला कि दो पदार्थों के बीच में क्या होता है, दूरी होता है। ठीक है, ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण है उसमें विसरण होता है। अब जैसे पदार्थ के बीच में दूरी होगा तो इन पदार्थ के बीच में दूरी के कारण विसरण शक्ति होता है। क्या होता है, विसरण, यानी पदार्थ क्या है, फैलता है। कलर डालते हैं तो फैलता है, तो ये क्या हो रहा है, विसरण हो रहा है। ठीक है, अब एक होता है आकर्षण की शक्ति। क्या होता है, आकर्षण की शक्ति। अब देखिए मैं इससे लिख रहा हूँ, तो इस पे लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है, तो यानी इसमें जो पदार्थ है इस दोनों में आकर्षण शक्ति है, तभी इसी के द्वारा क्या हो जा रहा है, इस पे लिखा जा रहा है। तो दो पदार्थों के बीच में आकर्षण शक्ति है। तो पूछा जाता है कि पदार्थ के गुण, क्या पदार्थ में गतिशील है, गतिशील अवस्था में रहता है, तो जी हाँ गतिशील अवस्था में रहता है। क्या दो पदार्थों के बीच की दूरी में, पदार्थों के बीच दूरी होती है, जी हाँ होती है। क्या विसरण की शक्ति होती है, पदार्थ में होती है। ये हो गया हमारा पदार्थ के मुख्य गुण। अब हम इसका प्रॉपर्टी करते हैं, ठोस द्रव गैस की प्रॉपर्टी कैसे होता है। देखिए इस पे आयत हम सबसे पहले जानते हैं आकार को। आकार का क्या प्रभाव पड़ता है, आकार, तो आकार में आप लोग देखेंगे कि ये इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा पास पास रहते हैं, यानी एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकार होता है। और इसके आकार में थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा इसका भी आकार नियत ही होता है। मतलब कि द्रव्यमान किसी वस्तु में रखा जैसा है, इसका भी आकार, इसका कोई नियत आकार नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं आयतन। इसका भी आयतन निकालेंगे, ठोस का भी, तो इसका भी कुछ ना कुछ आयतन निकलेगा। ये आयतन एकदम जगह, ईंट है इतना जगह में घेर के रखेगा। द्रव भी है, इसका भी आयतन निश्चित है, इतना जगह घेर के रखेगा। मान लें कि 2 किलो पानी जो है 2 किलो वाला बर्तन में रखा जा सकता है, लेकिन गैस को इसे खुला में नहीं रख सकते, इसलिए इसका आकार निश्चित नहीं है, इसका आकार निश्चित है। अब आप पूछिएगा कि तब सिलेंडर में कैसे भरा जाता है, वो हम बताएंगे, वो दाब की वजह से भरा जाता है। अब इसका और गुण है कण की व्यवस्था। कण की व्यवस्था क्या है, तो कण की व्यवस्था इसमें पास पास है, इसमें दूर दूर है और इसमें बहुत ज्यादा दूर है। इसमें पास पास, इसमें थोड़ा दूर, इसमें बहुत अधिक दूर। तो कण की व्यवस्था ऐसी है ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, अब है कण की गति। तो कण की गति ठोस में कैसे निर्भर करता है, देखिए जो ये ठोस है इसमें कण की गति कैसे निर्भर करता है। जैसे मान लेते हैं रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन है, ये ठोस भी होता है। अगर यहाँ ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन आ रही है, यहाँ से कान लगाइए और ऐसे ध्यान से सुनिए तो आपको यहाँ सुनाई देगा। इसके मतलब क्या, ये ठोस तो है लेकिन इस पदार्थ में क्या है, गतिशीलता है। यानी एक तरह से कहें तो पदार्थ में क्या है, कंपन है। क्या है, कंपन है। तो ठोस में क्या होता है, कंपन के द्वारा गतिशील होता है। वही हम द्रव में क्या करें, ये ठोस में हो गया, ठोस में कंपन के द्वारा गतिशील होता है। द्रव में आते हैं, देखिए द्रव में क्या होता है, जैसे ले लिए आप, द्रव में एक दूसरे के ऊपर बिछलता है। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी में पानी है, मैंने एक ढेला मारा, तो पानी एक दूसरे से वहां हटता है और छलते हुए दूसरे उधर उधर बिछल जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब क्या, पदार्थ एक दूसरे पर बिछलता है, फिसलता है, यानी द्रव में क्या होता है, एक दूसरे पर फिसलता है। क्या होता है, फिसलता है। वही हम गैस में आ जाते हैं, तो गैस में क्या होता है, गैस में पदार्थ की कोई गति की दिशा नहीं होती है, कहीं जा सकता है। ठीक है, ये हो गया इसकी गतिशीलता। अब हम इसको समझते हैं कण की गति संपीड्यता।
संपीड़ित क्या होता है कि किसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि लोहा को दबाएंगे तो कितना भी कंप्रेस करेंगे तो ऐसा तो करेंगे कि दबेगा नहीं, थोड़ा बहुत होता है। तो क्या होता है, तो लोहा थोड़ा न के बराबर संपीड़न होता है, यानी कंप्रेस होता है। क्या होता है, न के बराबर संपीड़न होता है। द्रव द्रव थोड़ा इससे अधिक, पानी को थोड़ा सा घनत्व बढ़ाया जा सकता है तो गाढ़ा हो जाता है, तो इसका इससे ज्यादा, ठोस से ज्यादा यानी थोड़ा ज्यादा इसका संपीड़न हो सकता है। गैस का, गैस के पूर्ण रूप से संपीड़न होता है। क्या होता है, पूर्ण रूप से संपीड़ित। अब कैसे, जैसे तरल एलपीजी गैस है, सिलेंडर में भरा जाता है कि नहीं भरा जाता है, तो गैस को संपीड़ित करके ही सिलेंडर में भर दिया जाता है तो वो द्रव की अवस्था ले लेता है। ये हो गया हमारा पदार्थ के गुण के आधार पे प्रॉपर्टी होता है कि ठोस में क्या होता है पदार्थ, ठोस में आकार कैसा होता है, ठोस में आयतन कैसा होता है, ठोस में इसका कण की व्यवस्था क्या है, गति क्या है, संपीड़ितता क्या है। ठीक है, अब हम इसे मिटाते हैं और थोड़ा बताते हैं पदार्थ के व्यवस्था। ठीक है, पदार्थ पे दो चीज का प्रभाव होता है, एक होता है ताप का और दूसरा होता है दाब का। दो चीज का पदार्थ पे प्रभाव होता है। ठीक है, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या होता है, दाब का प्रभाव क्या होता है, ये हम समझते हैं। देखिए, जो भी ये ठोस है, ठोस है, इस पे यदि ताप बढ़ेगा बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और इस पे ताप बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, गैस में हो जाएगा। और इस पे ताप बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। जैसे बताते हैं, कोई जैसे इसको ठोस से द्रव में बदलते हैं, मेल्टिंग। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ है, इसको हम मेल्टिंग किया, मेल्टिंग यानी ताप बढ़ा तो ये क्या हो गया, ये द्रव में पानी के रूप ले लिया, पानी के रूप ले लिया। इसका ताप बढ़ा और ज्यादा ताप बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए तो ये क्या हो गया, पानी गैस में बदला, वेपोराइजेशन होने लगा, पानी हो गया। अब वेपोराइजेशन होगा, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन के थ्रू क्या हो जाएगा, पानी अब उड़ने लगेगा, पानी क्या होने लगा, उड़ने लगेगा। तो क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, गैस का रूप ले लेगा। वही गैस, अब मान लीजिए यहाँ तो तीन अवस्था मैंने बता दिया, लेकिन आप लोग एक बात जानते हैं, तारा है, तारा अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक मेरा वीडियो बना हुआ है जियोग्राफी का, उसमें तारों का निर्माण कैसे होता है और तारों का रंग कलर किस पे डिपेंड करता है, मैंने बनाया है, जाकर के वो वीडियो कृपया देख लीजिएगा। तारा का जो कलर निर्भर करता है वो ताप पे निर्भर करता है। और तारा का निर्माण कैसे होता है, तो तारा का निर्माण जो होता है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस, जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस अधिक ज्यादा गर्म और ज्यादा तप्त हो जाएगा, टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गर्म होकर तारा का निर्माण हो जाएगा, तारा। और सूर्य क्या है, एक तारा ही तो है, सूर्य क्या है, एक तारा है। और जो सूर्य की अवस्था है, एक सूर्य किस पदार्थ से बना है, तो प्लाज्मा से, सूर्य किस पदार्थ से बना है, तो प्लाज्मा से। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि गैस का जब टेम्परेचर और बढ़ेगा, यानी हाइड्रोजन और हीलियम को टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ेगा तो और ज्यादा नाभिकीय संलयन करके क्या बनते हैं, संलयन करके ये ताप उत्पन्न करेगा। और यही इतना ज्यादा इसका टेम्परेचर होता है, इतना लगभग इसका किनारे का टेम्परेचर होता है, सूर्य के तार के किनारे का टेम्परेचर होता है 7000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में, इसका नाभिक का तो ज्यादा ही होता है। चाहे आप लोग ज्वालामुखी देखे हैं, ज्वालामुखी फटते हुए, तो ज्वालामुखी जो अंदर से मैग्मा निकलता है उसका भी टेम्परेचर लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस। कहीं समझिए कि हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लगता है तो 7000 पे क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया
प्लाज्मा अवस्था। तो इस अवस्था में बदलने को क्या कहेंगे? तो आयोनाइज टेम्परेचर जब कम होगा तो क्या होगा? देखिए, जब प्लाज्मा अवस्था में जाएगा तो आयोनाइजेशन। अब जब अवस्था कम होगा तो प्लाज्मा अवस्था से फिर क्या, जिस अवस्था में गया है उसी अवस्था में बदलना शुरू करेगा, फिर गैस अवस्था में आएगा। तो इसमें डी आयोनाइजेशन, डी आयोनाइजेशन के थ्रू प्लाज्मा गैस में बदल गया। अब गैस से द्रव में बदलेगा, द्रव में तो एक कंडेंसेशन, कंडेंसेशन यानी संघनन, संघनन यार हिंदी में वी आयनीकरण हो जाएगा, वी आयनीकरण, इसका को आयनीकरण कहते हैं, आयनीकरण, ठीक है। ये कंडेंसेशन हो जाएगा। फिर द्रव से इस अवस्था में आएगा, ठोस अवस्था में, तो सॉलिडिफिकेशन। ऐसे ही पदार्थ के ताप का प्रभाव बढ़ता है, यानी जो पदार्थ ठोस है उस पे ताप बढ़ेगा तो द्रव में बदल जाएगा, तो मेल्टिंग कहलाएगा। मेल्टिंग के द्वारा एक द्रव पिघलेगा। द्रव का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन के थ्रू गैस बनेगा। गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन के थ्रू प्लाज्मा अवस्था में चला जाएगा। जब प्लाज्मा अवस्था फिर जिस अवस्था में गया, हो सकता है उस समय लौटे भी, तो प्लाज्मा अवस्था का जब आयोनाइजेशन होगा, ताप कम होगा तो गैस अवस्था में आएगा। गैस अवस्था के जब टेम्परेचर कम होगा तो द्रव अवस्था में आएगा, और द्रव अवस्था का टेम्परेचर कम हुआ तो सॉलिडिफिकेशन। सेम इसी अवस्था में है। जैसे मान लीजिए गरम गरम है, यहाँ वाष्प छोड़ते हैं, ऊपर ऊपर जाता है कि नहीं जाता है? जब वाष्प या गर्मी के दिनों में जो होता क्या है, आसपास टेम्परेचर सूर्य का ताप बढ़ता है तो वाष्प बन के ऊपर जाता है। जब ऊपर जाता है तो वही वाष्प तरल रूप में, पानी के रूप में बदल जाता है, इसके रूप में पानी के रूप में बदल जाता है। अब जब वही पानी और थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है, कभी हवाओं के द्वारा बादल के ऊपर, तो वही बर्फ के टुकड़ा बन जाता है। वही कहीं कहीं यहाँ ओला बरस जाता है, बर्फ के टुकड़ा बनता है, वही सोलिडिफिकेशन हो जाता है। ये पदार्थ के बदलने की अवस्था है। तो ये तो ताप का हो गया। अब हम दाब का देखिए, अभी मैंने ताप के बारे में बताया कि ताप का क्या प्रभाव होगा। अब हम दाब के बारे में बता रहे हैं। दाब के देखिए, जब दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? देखिए, दो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी दो कण हैं, इनकी यदि दाब बढ़ाएंगे, ये द्रव है, द्रव का यदि दाब बढ़ाएंगे तो और कण ये जैसे दाब बढ़ाएंगे, दोनों तरफ प्रेशर करेंगे तो पास पास आएगा, यानी दो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएगा। यानी द्रव को पास पास करेंगे तो इस अवस्था में आ जाएगा, यानी ठोस अवस्था में आ जाएगा। इसके मॉलिक्यूल्स को थोड़ा पास पास करेंगे तो इसका द्रव अवस्था में जैसे इस तरीका से है, इस तरीके से आ जाएगा। यानी दाब का प्रभाव ये होगा कि गैस का दाब बढ़ाएंगे तो द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था का दाब बढ़ाएंगे तो ठोस अवस्था में आ जाएगा। इसका उदाहरण क्या है आप बताइए? जब गैस होता है, एलपीजी गैस, तो गैस अवस्था में होता है, लेकिन जो सिलेंडर में भरा जाता है, मैंने उसके पीछे वीडियो को पदार्थ बताया कि संपीड़न का गुण होता है पदार्थ में। तो जब भी गैस गैस को यदि दाब के द्वारा, प्रेशर प्रेशर के द्वारा सिलेंडर में भर देते हैं तो वो द्रव अवस्था में हो जाता है, ठीक है। तो दाब बढ़ने पर पदार्थ पर असर बढ़ता है, ठीक है ना। यानी दो मॉलिक्यूल जब किसी पदार्थ पर दाब बढ़ाएंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच दूरी घट जाएगा, ठीक है ना। अगर दाब बढ़ाएंगे तो ये दाब बढ़ाए तब हुआ, दाब घटाएंगे तो क्या होगा? जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच यदि मान लीजिए कि इतना प्रेशर लगा है, बल कोई बाहरी लगा है, ठीक है, और इस बल को थोड़ा कमी कर दिया जाए, हल्का, मान लो दाबे हुए इतना रखे और थोड़ा सा हल्का कर दे, तो ये मॉलिक्यूल्स दूरी को बना लेंगे, यानी जो यहाँ यहाँ है अब यहाँ यहाँ हो जाएंगे, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी बढ़ जाएगा। यानी जब दाब घटेगा तो पदार्थ क्या हो जाएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए आप जानते हैं कि जब वायुमंडलीय दाब हम लोग पढ़े हैं, वायुमंडलीय दाब में पानी जो होता है ये समुद्री स्तर पर, समुद्र तल पर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होना था, उबलने लगता है। लेकिन जैसे ही पहाड़ों पर जाएंगे, यहाँ पहाड़ पे जाने पर क्या होता है, इसमें वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। कम होने से क्या होता है
कि यहाँ पानी उबलने यानी पानी उबलने के लिए 100 डिग्री से कम टेम्परेचर की ही आवश्यकता पड़ती है। यानी 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही पानी क्या होने लगेगा, उबलने लगेगा। यही है दाब का इफेक्ट। आगे वीडियो कैसा लगा आप जो लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो थोड़ा लेट से है इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी मैं इसी टॉपिक पर फिर वीडियो बनाते रहूँगा। बहुत विकट परिस्थिति में तो चल रहा हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। स्टार्ट हो जाएगा फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू क्लास।